ऐसा जो है वो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर माइनस 3 एंड सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है द स्पीड v ऑफ साउंड इन अ गैस इज गिवन बाय द इक्वेशन v इक्वल्स टू अंडर रूट gamma p upon rho, where p is the pressure of the gas, rho is the density, and gamma is the constant. So what are the SI base units of gamma? यहाँ पर v का मतलब स्पीड है, रो का मतलब डेंसिटी है, p का मतलब प्रेशर है, और गैमा एक कांस्टेंट है और इसकी हमें यूनिट चाहिए। पहले गैमा को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब गैमा को सब्जेक्ट बनाने के लिए इसको अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट से इसको बाहर निकालने के लिए हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों। तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू गैमा पी अपॉन रो। तो यहाँ पर गैमा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर रो अपॉन पी हो जाएगा। वी स्पीड होता है, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर वी पे स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड पे भी स्क्वायर आ जाएगा। मीटर पर सेकंड पे स्क्वायर आएगा तो ये बनेगा मीटर स्क्वायर, और सेकंड -1 पे जब स्क्वायर आएगा तो वो हो जाएगा सेकंड माइनस। तो डेंसिटी है, डेंसिटी होता है किलोग्राम मीटर -3, और पी प्रेशर है, इसको हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको याद होगा। प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है ना, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। मीटर स्क्वायर ऊपर जाकर मीटर -1 हो जाता है। तो प्रेशर की जो है वो यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, पर मीटर -1 कैंसिल, सेकंड -2 पे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि गैमा की यूनिट क्या है, गैमा की यूनिट है नो यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। When a beam of light is incident on a surface, it delivers energy to the surface. The intensity of the beam is defined as the energy delivered per unit area per unit time. So what is the unit of intensity expressed in SI base units? अब इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहा है ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, यानी कि एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। अब एनर्जी है जूल, एरिया है मीटर स्क्वायर, और टाइम है सेकंड। जूल को आप लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, नीचे मीटर स्क्वायर है और सेकंड है। मीटर स्क्वायर जो मीटर स्क्वायर से कैंसिल, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड -2 से सेकंड -3 हो जाएगा, तो यूनिट बनेगी इसकी किलोग्राम सेकंड -3। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में कह रहा है कि वेक्टर्स p and q आर ड्रॉन टू स्केल, which diagram represents the vector p plus q। सिंपली आपको हेड टू टेल रूल से p और q को ऐड करना है। p और q को जब मैंने ऐड किया तो मेरी डायग्राम के हिसाब से p plus q ये आ रहा है, जो कि ऑप्शन नहीं बन रहा है। आप चाहे तो इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। पहले तो पे ये q है ना, ठीक है, इस q को उठा के मैं यहाँ ले गया, मैंने इसको p के बिल्कुल आगे यहाँ पे जोड़ दिया, जोड़ दिया, रिजल्टेंट तो बनेगा वो ये बनेगा। हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट को ऐसे लेके चलें तो देखें रिजल्टेंट इससे मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। सिंपली हैड टू टेल रूल अप्लाई किया है बस। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो आपको याद होगा कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं वेक्टर्स के। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो किसके बराबर होगा, 5 इंटू कॉस 53 के बराबर होगा, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो किसके बराबर होगा, 5 साइन 53 डिग्री के बराबर होगा। सवाल में हमसे वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, यानी कि हमसे 5 साइन 53 पूछा है। 5 साइन 53 को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर इंशाल्लाह ताला 4 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि टू फोर्सेस
act on a circular disk as shown. Which diagram shows the line of action of the resultant force? अब यहाँ पर आपको जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करना है। बस मैंने सिंपली यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगाया, ये 3 था, ये 4 था। रिजल्टेंट कुछ इस तरह का आएगा, समथिंग लाइक। ठीक है, तो इसका आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अ शिप इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर in a direction 30 degree east of north. So what are the components of the ship's velocity in the east and north direction? देखिए पहले इस डायरेक्शन को पढ़ना सीखें आप लोग। होता क्या है कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती है ना। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो देखिए जब इस तरह से लिखा हुआ ना 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आपको एंगल ना वहां से लेना होता है जो डायरेक्शन बाद में लिखी होती है। यानी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि आपको 30 डिग्री नॉर्थ से लेना है। मसला है 30 डिग्री नॉर्थ से आप यू भी ले सकते हैं और यू भी ले सकते हैं, लेकिन आप 30 डिग्री नॉर्थ से यू लेंगे। ऐसे क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें लिखा है ईस्ट की तरफ, यानी कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल है ईस्ट की तरफ, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है। ये जो angle। अगर मैं ये 30 डिग्री ले लूंगा ना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ कहलाएगा। हमें 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंगल चाहिए। तो उसको याद इस तरह से रखा करें कि जो डायरेक्शन बाद में लिखी होती है ना, एंगल वहां से लेना होता है। तो नॉर्थ चूंकि बाद में लिखा हुआ है तो 30 डिग्री नॉर्थ से नापेंगे आप ईस्ट की तरफ। दैट इज 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये आपकी डायरेक्शन आ गई और आपकी जो वेलोसिटी है वो है 8। अब आपके दो कॉम्पोनेंट बने, लेकिन उससे पहले अभी देख लें कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल बन रहा है वो ये बन रहा है और उसका एंगल 60 बन रहा है हॉरिजॉन्टल। इसका जो ये कॉम्पोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो कि ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ये 8 cos 60 होगा। और जो हमारे साथ इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट बनेगा जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, वो 8 sin 60 होगा। तो हमारा जो ईस्ट पे जो कॉम्पोनेंट होगा वो 8 cos 60 होगा और 8 cos 60 का आंसर 4 आ रहा होगा। और नॉर्थ पे जो हमारा कॉम्पोनेंट बन रहा है वो 8 sin 60 बन रहा है और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 6.9 आ रहा होगा। इसमें हमारा आंसर डी होगा। फिर ये कह रहा है कि मेजरमेंट्स आर सब्जेक्ट टू सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर विच अरेंजमेंट्स हैव हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। ठीक है, हाई एक्यूरेसी का मतलब है कि आपका आंसर सही आ रहा होगा और लो प्रिसीजन का मतलब है कि आपका आंसर जो है जो फैला हुआ आ रहा होगा। अब अगर आपकी लो प्रिसीजन आपका आंसर फैला हुआ आ रहा है, तो आंसर फैला हुआ आने का मतलब ये होगा कि आपका आंसर शायद फिर कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि ज्यादातर आंसर आपके सेंटर में आ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे आंसर कम भी आ रहे होंगे, बहुत सारे आंसर ज्यादा भी आ रहे होंगे। इस वजह से आपकी प्रिसीजन लो होगी, लेकिन चूंकि आपका एवरेज सही आ जाएगा, इसमें आपकी एक्यूरेसी हाई होगी। तो अगर इस तरह की रीडिंग आ रही है तो ये रीडिंग क्या कहलाती है? इस रीडिंग में रैंडम एरर ज्यादा है। क्यों ज्यादा रैंडम एरर? क्योंकि बहुत सारे आंसर बड़े भी आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर छोटे भी आ रहे हैं। और सिस्टमैटिक एरर कम है, क्योंकि अगर इसमें सिस्टमैटिक एरर होती, सारे आंसर एक तरफ होते, या तो सारे आंसर बड़े आ रहे होते या फिर सारे आंसर छोटे आ रहे होते। लिहाजा इसमें हाई रैंडम एरर है और लो सिस्टमैटिक एरर है। इसका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। In an experiment to determine the acceleration of free fall g, the period of oscillation t, and length L of a simple pendulum were measured. The uncertainty in the measurement of L is estimated to be 4%, and the uncertainty in the measurement of T is estimated to be 1%. The value of G is determined using the formula G is equals to 4 pi square L upon T square. So what is the uncertainty in the calculated value of G? देखिए जब किसी फॉर्मूले में बहुत सारे वेरिएबल आते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, तो उन सारे वेरिएबल की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है उसको हम सिंपली ऐड कर लेते हैं और वो आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इनकी तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी काउंट नहीं होती। एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 4% और टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1%। लेकिन हमने एक एडिशनल चीज पढ़ी हुई है कि अगर किसी चीज के ऊपर पावर आ जाए तो पावर जो होती है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई हो जाती है।
टी पे पावर है 2, तो ये इसकी 1% से मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएगी 2%। 2% एरर टी की होगी, 4% एरर एल की होगी, तो जी की टोटल परसेंटेज एरर कितनी होगी 6% होगी। लिहाजा आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 6%। ठीक है। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि थर्मोमीटर कैन बी रेड टू एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.5 सेंटीग्रेड। दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड टू measure a temperature rise from 40 degrees centigrade to 100 degrees centigrade. So what is the percentage uncertainty in the measurement of the temperature? ये वो सवाल है जो कि पाकिस्तानी कौम की अक्सरियत गलत करती है। देखिए एक थर्मोमीटर है, उसमें एरर है प्लस माइनस 0.5 की, और आप उस थर्मोमीटर के जरिए टेम्परेचर राइज मालूम कर रहे हैं 40 से लेकर 100 तक का। तो जो टेम्परेचर राइज की जो आप रीडिंग लेंगे, यानी टेम्परेचर चेंज की जो आप रीडिंग लेंगे, उसमें कितने परसेंट एरर होगी। देखिए पहले आप टेम्परेचर नापेंगे 40, तो वो होगा 40.0 प्लस माइनस 0.5 सेंटीग्रेड। फिर आप टेम्परेचर नापेंगे 100, तो वो होगा 100.0 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इन दोनों का डिफरेंस नापेंगे, राइज यानी कि, तो 100 माइनस 40 कितना होता है 60, और 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1। तो जब आप दो चीज़ों का डिफरेंस निकालते हैं तो उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं, सिंपल बेसिक। तो आपका जो राइज आएगा वो आएगा 60, उसमें एरर होगी 1। अब अगर आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें तो आएगी 1/60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप 1/60 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी 1.7% आ जाएगी ऑलमोस्ट। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। A single sheet of aluminum foil is folded twice to produce a stack of 4 sheets. The total thickness of the stack of the sheets is measured to be 0.80 plus minus 0.02 millimeter. This measurement is made using a digital clipper with a zero error of minus 0.20 plus minus 0.02 millimeter. What is the percentage uncertainty in the calculated thickness of a single sheet? देखिए एक बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया जीरो एरर की वजह से। मतलब क्या, मतलब ये है कि आपने एक शीट लिया और उस शीट की आपने 4 दफा उसको फोल्ड किया उसको, ठीक है, सॉरी 2 दफा फोल्ड किया। तो जब एक शीट को आप 2 दफा फोल्ड करेंगे तो वो 4 शीट्स की थिकनेस हो जाएगी ना। तो इमेजिन करें एक शीट है, तो उसको आप फोल्ड करें तो वो डबल हो गई, इसको एक दफा फिर फोल्ड करें तो वो क्या हो गई, अब वो 4 शीट्स हो गई। अब उन 4 शीट्स की आपने थिकनेस नापी वर्नियर कैलिपर से, तो 0.80 आई वो। तो एक शीट की थिकनेस कैसे आएगी, 0.80 डिवाइड बाय 4 करके आ जाएगी। यहाँ पर मसला ये है कि आपने जिस वर्नियर कैलिपर के जरिए नापी है, उस वर्नियर कैलिपर में अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस 0.02 की, प्लस उसमें जीरो एरर भी है माइनस 0.20 प्लस माइनस 0.02। सबसे पहले आप याद करेंगे हम जीरो एरर को एडजस्ट कैसे करते थे। हम जीरो एरर को इस तरह एडजस्ट करते थे कि जो भी रीडिंग होती थी उसमें से हम जीरो एरर को माइनस करते थे। जीरो एरर इज ऑलवेज सबट्रैक्टिव, वेदर इट इज अ वर्नियर कैलिपर और इट इज अ माइक्रोमीटर स्क्रू। जीरो एरर को जब सबट्रैक्ट करेंगे आप, जीरो एरर आपकी है माइनस 0.02 प्लस माइनस 0 पॉइंट, एक सेकंड यार रुको तभी से लिख दूंगा इसको। देखिए आपकी रीडिंग है 0.80 प्लस माइनस 0.02, और इसमें जीरो एरर को माइनस करना है, और जीरो एरर कितनी है आपकी माइनस 0.20 प्लस माइनस 0.02। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 1.00, और 0.02 प्लस 0.02 ऐड हो जाएगा क्योंकि अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती है, तो हो जाएगा 0.0। मतलब है कि एक्चुअल जो थिकनेस आई वो 1.00 प्लस माइनस 0.004 आई। अब ये 4 शीट्स की थिकनेस है, तो एक शीट की थिकनेस कैसे आएगी, एक शीट की थिकनेस में आप उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो एक शीट की थिकनेस आ जाएगी। एक शीट की थिकनेस कैसे आएगी, 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हो जाएगा 0.25, और 0.04 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हो जाएगा 0.01। ये शीट की थिकनेस आ गई। अब इसमें जो है, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, एरर आपकी 0.01 है, रीडिंग आपकी 0.25 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 4%। आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, किया जा सकता था।
Question number 13. A lift or elevator consists of a passenger car supporting by a cable which runs over a light frictionless pulley to a balancing weight. The balancing weight falls at the passenger car as the passenger car rises. यानी कि एक पुली में से रस्सी गुजर रही है, रस्सी की एक तरफ रस्सी की एक तरफ लिफ्ट है जिसमें बंदा खड़ा होगा और दूसरी तरफ एक बैलेंसिंग वेट है। तो वेट जब नीचे आएगा तो ये लिफ्ट ऊपर जाएगी। कह रहा है सब मासेस आर शोन इन द टेबल। पैसेंजर कार यानी कि लिफ्ट का जो मास है 520 किलोग्राम है, जो बैलेंसिंग वेट है उसका मास 640 किलोग्राम है, और जो पैसेंजर इसके अंदर मूव करेगा खड़ा होगा उसका मास 80 किलोग्राम। कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द कार व्हेन कैरिंग जस्ट वन पैसेंजर एंड व्हेन द पुली इज फ्री टू रोटेट। लेकिन जब इसको आप फ्री रोटेट करेंगे पुली को तो ये जो वेट है बंदे का और पैसेंजर कार का मास मिलाकर है 520 प्लस 80 यानी कि 600। ये वेट बनेगा 600 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ये पता नहीं कितना बनता है, ये मैं चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ उसको। 600 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये बनेगा 5880। ठीक है, बन गया ये। अच्छा, और जो ये बैलेंसिंग वेट है इसका वेट कितना बनेगा, 640 इसका मास है, मल्टीप्लाई बाय 9.8 करेंगे तो ये बनेगा 6272। अब ये वाला वेट ज्यादा है, ये वाला वेट कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगी, रिजल्टेंट फोर्स बनेगी 6272 माइनस 5880। ठीक है, माइनस माइनस 5880, रिजल्टेंट फोर्स आपको जाएगी 392 न्यूटन। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आपकी 392 न्यूटन हो गई, जिस रिजल्टेंट फोर्स से ये नीचे आ रहा है या फिर ये ऊपर जा रहा है। अब एक्सलेशन बराबर होता है रिजल्टेंट फोर्स डिवाइड बाय मास के। रिजल्टेंट फोर्स आपकी है 392 और मास आपका होगा इन दोनों को मिलाकर। इसका मास था टोटल 600, इसका मास था 640, टोटल मास हो गया 1240। डिवाइड बाय 1240 करेंगे तो आपका एक्सलेशन आ जाएगा 0.316। 316 का मतलब क्या है, 0.32। दैट इज द आंसर इज, इसमें आपका आंसर बी आ रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14। The mass of a rocket propelled truck is approximately equal to the mass of the fuel in this tank. The fuel is ignited and the truck is propelled along horizontal tracks by a constant force. The force of air resistance is negligible. During a test, the fuel is consumed at a constant rate. Which statement describes the acceleration of the truck during the test run? The acceleration of the truck decreases as the fuel is consumed. The acceleration of the truck increases as the fuel is consumed. The acceleration of the truck remains constant. The acceleration of the truck is zero and the truck moves at a constant speed. देखिए ये ट्रक है और उस ट्रक के अंदर जो टैंक है उसके अंदर बहुत सारा फ्यूल है और फ्यूल का मास तकरीबन ट्रक के मास के बराबर है। ठीक है, अब उस पर एक कांस्टेंट, उस पर एक जो है फोर्स लग रही है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके ऊपर जो कांस्टेंट फोर्स लग रही है उसकी वजह से उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, और एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, बराबर होगा फोर्स अपॉन मास के बराबर होगा। अब फोर्स जो लग रही है वो क्या है, वो कांस्टेंट। लेकिन जो ट्रक का मास है वो डिक्रीज हो रहा है। ट्रक का मास क्यों डिक्रीज हो रहा है, ट्रक का मास इसलिए डिक्रीज हो रहा है कि ट्रक के अंदर जो फ्यूल है वो कंज्यूम हो रही है ना। जब फ्यूल कंज्यूम होगी तो ट्रक का मास डिक्रीज होता रहेगा ऑटोमेटिकली। जब ट्रक का मास डिक्रीज होगा बिकॉज फ्यूल कंज्यूम हो रही है, फोर्स कांस्टेंट है, तो आपको समझदार है एक्सीलरेशन के साथ क्या होना चाहिए। और आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन आपका इंक्रीज होना चाहिए। इसलिए एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रक इंक्रीज होगा क्योंकि फ्यूल कंज्यूम हो रही है। ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। A mass of 2 kilogram rests on a frictionless surface. It is attached to a 1 kilogram mass by a light thin string which passes over a frictionless pulley. The 1 kilogram mass is released and it accelerates downwards. What is the speed of the 2 kilogram mass as the 1 kilogram mass hits the floor, having falling a distance of 0.5 meter? देखिए 1 किलोग्राम का मास आपने हैंग किया हुआ है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स लगेगी इसके वेट के बराबर।
उसका वेट बनेगा 1 किलोग्राम इंटू 9.8, यानी कि 9.8 न्यूटन इसका वेट है। ये हमारी फॉरवर्ड फोर्स हो गई। बैकवर्ड फोर्स कोई है नहीं हमारी, तो हमने पढ़ा था कि एक्सलेशन बराबर होता है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय मास। तो फॉरवर्ड फोर्स हमारी कितनी है? फॉरवर्ड फोर्स हमारी है 9.8, बैकवर्ड फोर्स हमारी है नहीं, और मास है हमारा 1 और प्लस 2 3 किलोग्राम। अब ये मास हम दोनों का टोटल क्यों ले रहे हैं? मास दोनों का टोटल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके वेट की वजह से ये अकेला खुद मूव नहीं कर रहा है, ये स्ट्रिंग से अटैच होने की वजह से 2 किलोग्राम के मास को भी मूव करा रहा है। टोटल मास जो कि रिजल्टेंट फोर्स यानी कि वेट ऑफ 1 किलोग्राम की वजह से मूव कर रहा है, वो 1 + 2 यानी कि 3 किलोग्राम मूव कर रहा है। एक्सप्रेशन आपका आएगा तकरीबन 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर रहा है 0.5 मीटर का, तो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है 0.5 मीटर का। इनिशियली जब इसने चलना शुरू किया था तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 थी, हम फाइनल स्पीड मालूम करने में इंटरेस्टेड है। तो आपको नजर आ रहा है कि चारों वेरिएबल कौन सी क्वेश्चन में आते हैं? चारों वेरिएबल इसी क्वेश्चन में आते हैं, 2s = v² - u²। जब हमने वैल्यूज पुट करी तो v की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1.8 आ गई। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। The graph shows the momentum of a cyclist over a period of 8 seconds. If at time 4 seconds she applies the brakes, so what is the resultant force on the cyclist during the period when the brakes are applied? तो जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे थे उस दौरान जो होता है फोर्स कितनी लग रही थी? देखिए, आप जो ब्रेक अप्लाई कर रहे थे वो आपने 4 सेकंड पे अप्लाई करना शुरू किया और यहाँ तक अप्लाई किया, उसके बाद फिर आपकी दोबारा से मोमेंटम कांस्टेंट होगी आपका, तो लिहाजा ये टाइम है 5.5 सेकंड। अब जो फोर्स होती है रिजल्टेंट फोर्स वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी चेंज मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम के बराबर होती है। यहाँ पर मोमेंटम जो है वो 400 से चेंज होकर कितना हो गया? 100, दैट बिकम्स 300। और कितने टाइम में हुआ? 4 सेकंड से स्टार्ट हुआ, 5.5 सेकंड तक हुआ, यानी कि 1.5 सेकंड। दैट आपकी फोर्स जो बनती है इस हिसाब से वो 200 न्यूटन बनती है। दैट इज आपका आंसर बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। A rubber ball is dropped onto a table and bounces back up. The table exerts a force F on the ball. Which graph best shows the variation with time t of the force for the short time that the ball is in contact with the table? देखिए, ये टेबल है, बॉल इससे आके टकराएगी। जब बॉल इससे टकरा रही होगी तो उस वक्त तो कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, तो जैसे बॉल टकराएगी फोर्स लगना शुरू होगी। ठीक है, अब ये फोर्स लगना शुरू हुई और ये फोर्स बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और फिर जब बॉल का कांटेक्ट खत्म होने लगेगा, बॉल ऊपर जाने लगेगी, तो फिर ये फोर्स कम होने लगेगी, और जैसे बॉल जिस सरफेस से छोड़ेगी फोर्स दोबारा से 0 हो जाएगी। तो आप 0 फोर्स से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम तक जाएंगे और फिर दोबारा 0 पे वापस आ जाएंगे। इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। The acceleration of free fall on Pluto is 0.66 meter per second square. An object weighs 6 Newton on Earth. So what would this object weigh on Pluto? एक ऑब्जेक्ट का वेट जमीन पे 6 न्यूटन है, तो बताएंगे प्लूटो पे उसका वेट कितना होगा? प्लूटो पे एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ जमीन पे इसका वेट निकालें तो इसका वेट है 6। वेट बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय जी के, जी की वैल्यू यहीं पर है 9.8। प्लूटो पे इसका वेट निकालेंगे तो प्लूटो पे इसका वेट होगा W=mg, और जी की वैल्यू प्लूटो पर है 0.6। हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए। तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट बराबर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 0.66 डिवाइड बाय 9.8। तो गालिबन ये 0.4 न्यूटन बनता है, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा था एक्सेलरेशन ऑफ free fall on the surface of planet P is 1/10 of that on the surface of planet Q. On the surface of P, a body has a mass of 1 kilogram and a weight of 1.0 newton. So what are the mass and the weight of the same body on the surface of planet Q? देखिए, सवाल बहुत आसान है पर लैंग्वेज इसकी बड़ी कंफ्यूजिंग है, तो उस पर जरा फोकस करें। ये कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट पी इज 1/10 दैट ऑफ द सरफेस ऑफ प्लैनेट क्यू। यानी कि पी का जो पी प्लैनेट पी पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/10 टाइम्स है वैल्यू ऑफ जी
ऑन प्लैनेट क्यू के। ये आसान जबान में 10 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन पी बराबर है वैल्यू ऑफ जी ऑन क्यू के, ये बोल रहा है पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है ऑन अ सरफेस ऑफ पी द बॉडी हैज द मास ऑफ 1 किलोग्राम एंड वेट ऑफ 1 न्यूटन। पी पर एक बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, वेट 10 न्यूटन, 1 न्यूटन है सॉरी। So what are the mass and weight of the same body on the surface of planet Q? तो अगर इसी मास को आप क्यू पे ले जाए तो वहाँ पे मास कितना होगा और वेट कितना होगा। सबसे पहले तो कि मास तो चेंज नहीं होगा। तो प्लेनेट पी पे अगर इसका मास 1 किलोग्राम है तो प्लेनेट क्यू पे भी इसका मास 1 किलोग्राम। अब जरा ये देखते हैं कि प्लेनेट क्यू पे इसका वेट कितना होगा। देखिए प्लेनेट क्यू जो है उस पर वैल्यू ऑफ जी पी का 10 टाइम्स है। क्योंकि प्लेनेट क्यू पे जी की वैल्यू बी जी की वैल्यू 10 टाइम्स है तो वेट भी 10 टाइम्स होगा। तो अगर वेट जो है प्लेनेट पी पे 1 है तो क्यू पे इसका 10 टाइम्स होगा, यानी कि 10। आपका आंसर बी हो जाएगा। यानी कि मास जो है आपका प्लैनेट क्यू पे सेम रहेगा लेकिन आपका वेट 10 टाइम्स ज्यादा होगा प्लैनेट क्यू पे, क्योंकि प्लैनेट क्यू पे वैल्यू ऑफ जी 10 टाइम्स ज्यादा है। दैट इज एन ऑब्जेक्ट इज इन एयर an object in air is thrown upwards and towards the left. Which diagram shows the force or forces acting on the body when it is at its highest point? एक ऑब्जेक्ट को आपने हवा में फेंका और यूं करके लेफ्ट साइड पे यूं करके फेंका क्रॉस। अब अगर फर्स्ट करें कि ये आपने वैक्यूम में फेंका होता तो उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही होती है और वो फोर्स डाउनवर्ड लग रही होती है। जब इसको आप हवा में फेंकेंगे तो अब देखें इसमें फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है। इस ऑब्जेक्ट पर एक तो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड जो कि वेट की वजह से, और एक फोर्स लग रही है इस तरफ जो कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है। अब एक एयर रेजिस्टेंस जो नीचे की तरफ भी लग रही है क्योंकि इसकी अपवर्ड वेलोसिटी भी तो है ना। तो अपवर्ड वेलोसिटी की वजह से एक एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड लग रही है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से एक एयर रेजिस्टेंस बैकवर्ड लग रही है। तो रिजल्टेंट जो एयर रेजिस्टेंस लगेगी वो इस तरफ लगेगी और वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग ही रहा है। लेकिन जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो जाती है। तो एयर रेजिस्टेंस सिर्फ बैकवर्ड लग रही होगी, डाउनवर्ड एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही होगी। और वेट जो कि डाउनवर्ड लग रहा था वो तो अभी भी लग रहा है। तो लिहाजा जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसको दो फोर्सेस लग रही होंगी, एक एयर रेजिस्टेंस जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बैकवर्ड लग रही होगी और इसका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। इसमें इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, which is statement about a ball that strikes a tennis racket and rebounds is always correct? The total kinetic energy of the ball is conserved. नहीं, जब बॉल टेनिस से टकरा कर आती है तो उसकी kinetic energy चेंज हो जाती है बॉल की। तो टोटल kinetic energy of the system is conserved। नहीं, क्योंकि इसमें बोला कि ये ऑलवेज करेक्ट होना चाहिए। तो भाई अगर वो इलास्टिक कोलिजन होगा तो kinetic energy कंजर्व होगी, लेकिन अगर वो इलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ तो फिर तो kinetic energy कंजर्व नहीं होगी। तो ऑलवेज वाली बात तो नहीं लगेगी ना। ये कह रहे थे टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल इज कंजर्व। बॉल का टोटल मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व होगा। डी में लिखा है द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। यस, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, किसी एक चीज का मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। ठीक है भाई। देन क्वेश्चन नंबर 22, stationary firework explodes into three pieces. Masses and velocities of the three pieces immediately after the explosion are shown. So what are speeds v1 and what are the speed v1 and speed v2? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये तीन पीसेस निकल रहे हैं और तीनों की अपनी अपनी वेलोसिटीज अपने अपने मासेस हैं। इसका मास है 50 ग्राम और उसकी वेलोसिटी है v2। इसका मोमेंटम कितना बनेगा, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 50 इंटू v2। इसका मोमेंटम कितना बनेगा 50 इंटू v1। और उसका मोमेंटम कितना बनेगा 100 इसका मास है और 8 इसकी स्पीड है, 100 इंटू 8 यानी कि 800 इसका मोमेंटम। अब यहाँ पर आपको v1 और v2 मालूम करना है। अब चूंकि मोमेंटम एंगल्स बनाने हैं तो उनके कॉम्पोनेंट बनाएंगे। ये कॉम्पोनेंट बनाएंगे तो उसका ये कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, इसका ये कॉम्पोनेंट बनेगा 50 v2 cos 60। और उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या बनेगा इसके सारे पत्थर का, सारे पत्थर का वर्टिकल कॉम्पोनेंट बनेगा 50 v2 sin 60।
इसी तरह से इस वाले पत्थर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, 50 v1 cos 60, उसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा 50 v1 sin 60। ठीक है, अब ऊपर वाले सारे मोमेंटम नीचे वाले मोमेंटम के बराबर होंगे और राइट वाले मोमेंटम लेफ्ट वाले मोमेंटम के बराबर। अब राइट वाला और लेफ्ट वाला मोमेंटम को इक्वेट करें तो 50 v1 cos 60 बराबर आ रहा है 50 v2 cos 60 के, ये लेफ्ट वाला है तो ये राइट वाला। 50 cos 60 50 cos 60 कैंसिल, तो v1 बराबर आया v2। अब इससे हमें v1 और v2 का आंसर तो नहीं पता चला, लेकिन हमें ये पता चल गया कि v1 और v2 दोनों यहाँ पर बराबर होंगे, तो लिहाजा हमें वो आंसर देखना है जिसमें दोनों बराबर है। तो आपके चार ऑप्शन में ही बराबर है। चले अब हम वर्टिकली देखते हैं इसको। वर्टिकली देखें तो ऊपर की तरफ दो मोमेंटम है, 50 v1 sin 60 प्लस 50 v2 sin 60 इज इक्वल टू 800। ठीक है, और क्योंकि चूंकि v1 और v2 दोनों सेम है तो उसको हम v अज्यूम कर लेते हैं, और दोनों फिर ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली हो जाएंगे 2 इंटू 50 v इंटू साइन 60 इज इक्वल टू 800। तो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय, और ये पता नहीं क्या बनेगा, मेरे ख्याल से बनेगा 86.7 करीब कुछ बनेगा, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका 9.2 आ जाएगा, यानी कि आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमने टेक्निक लगाई है वो ये लगाई है कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फिर हमने पढ़ा था कि जब मोमेंटम एक से दो दो टू डायमेंशन में हो जाता है तो फिर हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, फिर हम हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को एक जगह इक्वेट करते हैं, वर्टिकल मोमेंटम्स को एक जगह इक्वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इस तरह के सवाल हमने सब वर्कशीट्स में किए हुए हैं। A lead pellet of mass 10 gram is shot horizontally into a stationary wooden block of mass 100 gram. The pellet hits the block with an impact velocity of 250 meter per second. It embeds itself in the block and it does not emerge. What will be the speed of the block immediately after the pellet is embedded? देखिए ये वो वाला केस बनेगा, एक ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकराया और टकराने के बाद दोनों दे स्टिक टुगेदर एंड दे मूव ऑफ टुगेदर। तो जब दो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद स्टिक करते हैं एक साथ मूव करते हैं तो फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इस तरह से लगाते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर होता है किसके, m1 प्लस m2 इंटू वी। क्योंकि टकराने के बाद दोनों एक साथ मूव करते हैं तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी कॉमन हो जाती है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं, उसको वी अज्यूम कर लेते हैं। अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो लेड पैलेट का मास जो है वो है 10, और लेड पैलेट की जो स्पीड है वो है 250। ब्लॉक का जो मास है वो कितना है, वो है 100, और इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी। दोनों का मास मिलाकर है 10 प्लस 100, और दोनों की फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2500, और यहाँ बचेगा 110। तो v बराबर होगा किसके, 250 अपॉन 11 के, जो कि बन रहा है 23 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, two bodies traveling in a straight line collide in a perfectly elastic collision. Which of the following statement must be correct? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या सही होना जरूरी है? The initial speed of one body will be the same as the final speed of the other body. एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एक ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड होती है दूसरे की फाइनल स्पीड के बराबर हो जाती है। लेकिन ऐसा उस वक्त होता है जब दोनों के मासेस इक्वल हो और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो। यहाँ पर इक्वल मास वाली कंडीशन तो नहीं दी गई है, तो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है। तो हर इलास्टिक कोलिजन में एक ही इनिशियल दूसरे की फाइनल स्पीड के बराबर नहीं होती, सिर्फ उस सूरत में बराबर होती है तो दोनों के मासेस इक्वल हो। बी में क्या है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बिटवीन द टू बॉडीज इक्वल द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब देखिए ये चीज हमने कुछ सुनी सुनाई लगी, हमने एक डेरिवेशन की थी बहुत लंबी सी इलास्टिक कोलिजन में, इसमें u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2 आया था आखिर में। उसमें हमने एक्सप्लेन किया था और प्रूफ किया था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है वो बराबर होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के। तो ऐसा हर इलास्टिक कोलिजन में होता है, तो लिहाजा इसका आंसर बी होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में वाकई ऐसा होता है।
सी भी देख लेंगे, सी और डी क्यों नहीं है आंसर। सी में लिखा हुआ है द टोटल मोमेंटम इज कन्वर्टेड इज कंजर्व बट द टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी तो फिर तो इलास्टिक कोलिजन नहीं रहेगा ना। और डी में कह रहा है कि वन ऑफ द बॉडीज विल बी स्टेशनरी एट वन इंस्टेंट। इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज में से किसी एक का स्टेशनरी होना हरगिज जरूरी नहीं होता, लिहाजा आपका आंसर बी होगा। बी मेक्स अ सेंस, बाकी सारे जो हैं दे डू नॉट मेक अ सेंस। क्वेश्चन नंबर 25, which row in the table gives the quantities that are conserved in a perfectly elastic collision between two gas molecules? कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है कंजर्व होती हैं एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में? तो भाई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। तो आंसर आपका सिंपल ही हो जाएगा, तो फ्री का नंबर था आपका। क्वेश्चन नंबर 26, a block is submerged vertically in a liquid. The four diagrams show to scale the forces exerted by the liquid on the block. So which diagram correctly shows the possible situation as viewed from the side? देखें, आप जब किसी लिक्विड के अंदर एक सॉलिड को सबमर्ज करते हैं तो आप जितना डेप्थ में जाते रहते हैं प्रेशर उतना बढ़ता रहता है, और ज़ाहिर है जितना प्रेशर बढ़ता रहेगा उतनी जो है फोर्स भी बढ़ती रहेगी। तो आप देखें, आप वो डायग्राम देखें जिसमें आप जितना नीचे जाते रहेंगे प्रेशर उतना जो है आपका बढ़ता रहेगा या फोर्स उतनी बढ़ती रहेगी। अब देखें टॉप सरफेस पर ये एरो बता रहा है कितनी फोर्स लग रही है, और ये एरो भी तकरीबन इसके बराबर ही है क्योंकि दोनों तकरीबन सेम डेप्थ है। अब थोड़ी और डेप्थ में गए एरो बड़ा हो गया, और थोड़ी डेप्थ में गए एरो और बड़ा हो गया, और डेप्थ में गए एरो और बड़ा हो गया, और डेप्थ में गए एरो और बड़ा हो गया, और ये एरो तो ये दोनों एरो सबसे ज्यादा बड़े हैं। तो कहते हैं बिल्कुल सही बनी हुई डायग्राम। इस डायग्राम में क्या गलती है? साइड की फोर्सेस दिखाई नहीं है। इस डायग्राम में क्या गलती है? इस डायग्राम में ये गलती है, देखें टॉप पर इतनी सारी फोर्स लग रही है और उससे थोड़ा नीचे जाए तो फोर्स कम लग रही है। तो भाई थोड़ा नीचे जाएंगे तो फोर्स और ज्यादा लगनी चाहिए ना, तो कम थोड़ी होगी। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि थ्रू आउट फोर्स सेम लग रही है। तो आप जितनी डेप्थ में जाते रहेंगे फोर्स तो बढ़ती रहेगी ना, तो यूनिफॉर्म फोर्स तो नहीं लगती ना यहाँ पर। दैट इज वाई आवर बेस्ट चॉइस इज, इसलिए हमारी बेस्ट चॉइस जो है वो ए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में पे करेंगे इसको कंटिन्यू कर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 तक मैंने डिस्कस कर लिया। कल हम क्वेश्चन नंबर 27 से डिस्कस करेंगे। आज क्लास लेट स्टार्ट हुई थी तो उसमें हमें कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन कोई मसला नहीं है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये 40 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे पेपर 1 के, तो फिर हम पेपर 2 को भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, होप टू सी ऑल इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज टुमारो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।